बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो उसका हम सबसे पहले लेसन ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमने स्टडी क्या क्या चीज़ करनी है। तो उसका पहला पॉइंट है सीइंग द जर्नल इन द पार्टिकुलर, कि हमने सोसाइटी को एक पार्टिकुलर ख़ास कर दिया है अपनी नज़र से। तो वो किस अंदाज से है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जेंडर इज़ आल्सो अ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो जेंडर को हमने सोसाइटी के अंदर एक तामीरी मखसूस कर दिया है, ख़ास कर दिया गया है कि वो औरत है या मर्द है तो उसके क्या काम है, उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि सोसाइटी अफेक्ट व्हाट टू डू। जो हम काम करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर रह के, तो उस पर सोसाइटी जो है, मुआशरा जो है, वो किस तरीके असरअंदाज होता है। फिर उसके बाद ये है कि जो हमने प्रॉस्पेक्टिव जो अंदाज तौर तरीके अपनाए हैं तो उसको अप्लाई कैसे किया गया है। और फिर उसके बाद देखना है कि जो सोशियोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिव्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत ही मज़े का लेक्चर है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी के इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, कि इंसानी ज़िंदगी जो हम माशरे के अंदर रह के ग्रुप की शक्ल में या सोसाइटीज़ की शक्ल में रह के हम गुजारते हैं, तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर सोसाइटी का अपना तौर तरीका है, अपना अंदाज़ है, उसका पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव नज़रिए को कहते हैं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है या अंदाज़ होता है, तो जो कि हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होता है। पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मुआशरे के पाए जाते हैं और उनके पर्सपेक्टिव्स भी मुख्तलिफ हैं। तो इंसानी ज़िंदगी को हम ये कह सकते हैं कि जो पैटर्न वो इस्तेमाल करता है, गुज़ारता है, तो वो हर किसी का अलग होता है। मकसद हम अगर मिसाल लें तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुआशरती ज़िंदगी और है। सऊदी अरब के जो अंदर लोग रह रहे हैं उनकी मुआशरती ज़िंदगी और है। अगर हम यूरोप की तरफ चले जाएँ तो यूरोप के जो ममालिक के लोग रहते हैं तो उनका तौर तरीका, उनका ज़िंदगी गुज़ारने का जो अंदाज़ है वो अपना मुख्तलिफ है। तो इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि जो आवर लाइफ डू नॉट अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू शेयर चांसेस। तो जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी जो है, वो एक सरासर खुली है, ओपन है। तो उसमें कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी जो है वो उसको असरअंदाज करती रहती है। और उसके बाद दूसरा ये है कि नॉट डू वी डिसाइड आवर सेल्फ हाउ टू लिव। हम किस अंदाज से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, हम किस अंदाज से अपने तौर तरीके को, हम अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज से, किस तरीके से गुजारते हैं, क्या वो हमारे लिए फिर अच्छा साबित होती है या नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इस प्रॉस्पेक्टिव्स के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टिव्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर किस तरीके अपनाए जाते हैं या असरअंदाज होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी की हर चॉइस, जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हम कोई फील्ड चॉइस करना चाहते हैं, तो हर चीज़ पे जो सोसाइटी के प्रॉस्पेक्टिव्स है वो असरअंदाज होता है हमारी हर सरगर्मी के ऊपर। तो इसमें आउटलुक के बारे में कहा गया है कि इंसान की जो आउटलुक है, उसके इमेजिनेशन है, उसकी सोच है, वो भी असरअंदाज होती है सोसाइटी के। हमने मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, तो हम, क्योंकि उसका सबसे जो अहम असर है प्रॉस्पेक्टिव्स का, वो ये होता है कि हमारे जो बिहेवियर है उस पे उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। हमारे अंदाज़, हमारा इखलाक, हमारी सोच, ये सब चीज़ें उसके मद्देनज़र रहती हैं और उस चीज़ को चेंज भी हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। तो इसमें फिर कहा गया है कि फॉर ह्यूमन बीइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी इज़ एसेंशियल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी इज़ एसेंशियल क्या है? तो इसके ये 2 पॉइंट्स हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड एज़ बर्थ एंड आल्सो फॉर सोशल एक्सपीरियंस और पर्पस ऑफ द नेचर। तो इसमें ये है कि इंसान ज़िंदगी के अंदर जब से वो पैदा हुआ है और मरने तक तमाम जो सर्वाइव कर रहा है इस सोसाइटी के अंदर, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से एग्ज़िस्ट करता है और उसकी जो सरगर्मियाँ हैं, उसकी जो ज़िंदगी है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया है, तो वो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं या असरअंदाज भी होती हैं। तो यहाँ पे एक केस स्टडी किया गया है कि ये 3 जो बच्चियाँ थीं, एक ऐना थी, दूसरी इज़ाबेल थी और गैनी थी। तो इन पे ये देखा गया कि उनको एक अलग कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और उसको मुआशरे के अंदर बिल्कुल सर्वाइव करने का मौका ही नहीं दिया गया। उनको कमरे से बिल्कुल बाहर निकाला गया, सिर्फ़ उनको एक खाना दिया जाता था कमरे के अंदर, सिर्फ़ ताकि वो ज़िंदा रह सकें। काफ़ी अरसे के बाद जब बड़ी हो गई वो, तो उनको जब सोसाइटी के अंदर लाया गया तो उनको पता ही नहीं था कि हमने सोसाइटी के अंदर सर्वाइव किस अंदाज़ से करना है, हमने दूसरों के साथ बोलना कैसे है, दूसरों से बातचीत कैसे करनी है, दूसरों के साथ बर्ताव कैसे करना है, हमने उठना-बैठना कैसे, खाना-पीना कैसे। तो इस वजह से वो अपने क्योंकि अलग रहने की वजह से वो माशरे के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो माशरा है या सोशल प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं और किस अंदाज से है। तो उसमें पहला पॉइंट दिया गया है सीइंग द जर्नल इन द पार्टिकुलर,
इसमें ये देखा जाता है कि जो कुछ सोसाइटीज़ के अंदर हम प्रॉस्पेक्टस खुद से बना लेते हैं और कोई आम ख़ास बना लेते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मर्द और औरतों को सिर्फ़ एक अलग कैटेगरी में बना दिया गया है कि मर्द अगर ये हैं और औरतें ये होंगी, तो उसमें फिर ये है कि बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे का काम क्या होगा? बच्चे को जब भी हमारे ज़हन में लफ़्ज़ बच्चा आता है, तो हम ये देखते हैं कि उसका काम सिर्फ़ यही होगा कि खेलना-कूदना है, खाना-पीना है। औरतों के बारे में हमारे ज़हन में ये आ जाएगा कि औरतों को सिर्फ़ घर का काम करती हैं और मर्द जो हैं बाहर से कमा के लाते हैं। तो मर्द का, बच्चे का, औरत का, हर किसी का रहन-सहन जो अलग होता है। अब इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि एक अमीर का बच्चा है और एक गरीब का बच्चा है। तो अमीर का बच्चा जो होगा उसको तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया होती हैं और उसके माशरे के अंदर रहन-सहन का जो तरीका होता है वो अलग होता है, और एक गरीब का बच्चा होता है उसके पास रोज़ी-रोटी और माशरे के अंदर सर्वाइव करने के जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, और उसको लेबर काम करने पे छोटी उम्र के अंदर ही लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि माशरे के अंदर रहन-सहन जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म का अलग हो जाता है। अब उसके बाद ये भी है कि यूएसए में फ़र्ज़ करें हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर लव मैरिज का जो है वो आम रिवाज है, या यूरोप के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तो ये भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ अंदाज से हमने कर दिया है कि अगर ये पाकिस्तान में रहेंगे तो ये लव मैरिज नहीं कर सकते, ये अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकते, लेकिन दूसरे ममालिक की सोसाइटी उस चीज़ की इजाज़त देती है, तो वो अपने अंदाज से देखती हैं, ये अपने अंदाज से देख। तो हर सोसाइटी ने उसकी सोच को, उसकी थिंकिंग को जो है वो पार्टिकुलर कर दिया है, मखसूस कर दिया है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जेंडर इज़ आल्सो सोशल कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जेंडर के हवाले से भी उसको एक मखसूस कर दिया गया है, तामीरी सोशल लाइफ के अंदर बना दिया गया है। तो जैसे हम पीछे भी थोड़ी-सी डिस्कस हुई कि औरत और मर्द के हवाले से, तो औरत है उसका एक काम मखसूस होगा कि उसका काम सिर्फ़ यही है कि वो घर के अंदर रहे, घर के काम करे, खाना पकाना, खाना वगैरह पकाए और अपने ख़ावंद का इंतज़ार करे कि वो आएगा, हम मिल बैठ के खाना वगैरह खाएँगे। अगर मर्द के बारे में ये एक ज़हन में है कि मर्द का सिर्फ़ ये काम होता है कि वो घर के अंदर नहीं रहता, लेकिन बाहर चलता जाता है, बाहर जाता है, वो पैसा कमाता है, काम करता है, तो उसका सिर्फ़ यही काम है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि औरत के में ये सिर्फ़ एक चीज़ कर दी गई है कि औरत जो है वो सिर्फ़ नर्स बन सकती है, मर्द डॉक्टर बनेगा। तो कुछ पेशे और कुछ चीज़ें जो हमने मखसूस कर दी गई हैं कि ये काम सिर्फ़ औरत कर सकेगा, वो जेंडर वाइज़ कर दी गई चीज़। इसके बाद नेक्स्ट है सोसाइटी इफ़ेक्ट व्हाट टू डू। अब इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी की वजह से जो असरअंदाज होती है कि हम जो करना चाहते हैं, वो सही तरीके से कर नहीं सकते। जैसे ये कहते हैं कि सोसाइटी की वजह से अपनी मर्ज़ी हम नहीं करते, तालीमी मैदान के अंदर अगर एक बच्चा अ, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन सोसाइटी कहती है नहीं जी, इसको तो डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो अपनी तमाम तर जो सलाहियत है वो उस चीज़ पे लगा देगा, लेकिन उसका असल जो मिशन था, उसका असल जो शौक था वो इंजीनियर बनने का था, लेकिन वो उस सोसाइटी की वजह से, क्योंकि रुझान है भी डॉक्टर बहुत अच्छा पेशा है और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, तो लोग उसी जद्दोजहद में अपने जो असल मकसद है उसको भी भूल जाते हैं। तो इसमें उसके बाद ये थोड़ा-सा ज़िक्र किया गया है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, जैसे यूएसए के अंदर या अफ्रीका की बात की गई है, सऊदी अरब की बात की गई है, पाकिस्तान के अंदर बात की गई है कि उसका जो लाइफ़ टाइम है उसका मुख्तलिफ़ तरीका है। कि जैसे ही शादी होती है और शादीशुदा होने के बाद घर वालों की तरफ से या उसके ख़ानदान की तरफ से उसके बच्चे के बारे में सवाल किए जाते हैं कि बच्चा कब होगा, कैसे है, कब नहीं है। तो ये सूरत-हाल देखी जाती है कि किसी ममालिक के अंदर कितने की एवरेज दी जा रही है, कहीं पे 2 की है, कहीं पे 3 बच्चे पैदा करने की है। तो मुख्तलिफ़ ये चीज़ है कि जो चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से भी काम नहीं कर सकते, सोसाइटी की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं उसकी तरफ चलने पे। तो ये काफ़ी सारे केस इस चीज़ में देखने में आते हैं। तो अब उसके बाद है अप्लाइंग द सोशलिजिकल प्रोस्पेक्टस। अब सोशलिजिकल प्रोस्पेक्टस को कैसे अप्लाई किया गया? हर कोई अपनी ज़िंदगी को जो है वो अपनी मर्ज़ी से गुज़ारना चाहता है, और उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुज़ारने का फ़ैसला करे, कि इंसान को अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी सोच से, अपने अंदाज़ से, और ये कह सकते हैं कि जो भी उसके नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं या उसके ख्वाब हैं, वो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो भी अटेम्प्ट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, चीज़ों को अवेल कर सकता है, उसको करनी चाहिए। लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उसके आड़े आ जाती हैं सोसाइटी के अंदर, जो हम उस पैटर्न को, सोशल लाइफ़ को, उस चीज़ों को देखते हैं कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उसकी ज़िंदगी को असरअंदाज़ करती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। जो सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसके बेनिफिट्स कितने हैं? तो इसके 4 बेनिफिट्स हैं। तो पहले बेनिफिट में ये कहा जाता है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से काम करे। ये ना देखे कि वो कॉमन सेंस उसके पास होनी चाहिए, उसके पास थिंकिंग होनी चाहिए, उसके पास सोच होनी चाहिए। जो पुरानी बातें, जैसे एक ज़िक्र किया गया है कि अगर कौवे को बोलता हुआ ज़्यादा देखा जाए तो इसका मतलब मेहमान आएँगे। तो ये सोचें छोड़ देनी चाहिए। तो उसको अपने सोच के साथ, एक नए अंदाज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना चाहिए। तो ये चीज़ें आजकल आम हो रही हैं, लोगों की जो पुरानी कहावतें थीं उस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर अंदाज़ से गुज़ारना चाहते हैं और वो गुज़ार रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है इसका, प्रोस्पेक्टस का, प्रमोट द एक्सेस बोथ द अपॉर्चुनिटी एंड द
कंस्ट्रेंट एंड द करेक्टराइज आवर लाइफ। तो उसमें ये कह सकता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करना चाहता है, अवेल करता है, जो जिसमें उसकी अपनी मर्जी हो। तो जिसके लिए वो बना है, जिसको वो हासिल करना चाहता है, तो वो अपने गोल्स और अहदाफ को एक सेट करता है कि ये मैंने ज़िंदगी के अंदर ये गोल्स को अचीव करना है। तो वो उसी अंदाज से फिर वो सोसाइटी के अंदर रह के मुख्तलिफ सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उस अपने गोल्स और अहदाफ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है द सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टस एम्पावर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन आवर सोसाइटी। तो किसी भी इंसान को सोसाइटी का इल्म होना चाहिए कि सोसाइटी में हमने ज़िंदगी किस तरीके गुजारनी है, किस तरीके हम उसके अंदर रह सकते हैं, किस तरीके हम अपनी ज़िंदगी को, सोशल लाइफ को अच्छे बेहतर बना सकते हैं। तो इसकी वजह से इंसान को मजबूत भी होना चाहिए, तो अपने लिए चीज़ों को आसान बनाए। ये ना हो कि सोसाइटी की वजह से अपने लिए चीज़ों को मुश्किल पेश करे, अपने लिए मुश्किल पेश आए। तो वो हर चीज़ को अच्छे अंदाज में करे ताकि वो उसके लिए आसान हो जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है द सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव हेल्प द रिकॉग्नाइज ह्यूमन वैरायटी एंड कन्फ्रंट द चैलेंजेस ऑफ लिविंग द डिवर्स वर्ल्ड। अब इसके अंदर ये कहना चाहता है कि जो इंसान के सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव हैं ये उसकी हेल्प करते हैं कि हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर इंसान का दूसरे से जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज है। हर किसी के जो हकूक़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो नेचर सोर्सेज से फिर अपने हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारने के जो तरीके हैं, अपने लाइफ स्टाइल है, उसको फिर परखेगा कि मैं दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हूँ, ताकि मेरी अपनी जो ज़िंदगी है वो आसान बन जाए। तो ये थे 4 बेनिफिट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।